हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नरेंद्र पुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल जिसमें आपका सहयोग और सुझाव अति आवश्यक है। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन के उपागम। इससे पहले हम इससे संबंधित 3 वीडियो बना चुके हैं। अभी पार्ट 4 के अंदर हम इसका बचा हुआ जो आईआर से संबंधित या आईआर अध्ययन के उपागम से संबंधित जितना भी सिलेबस बचा हुआ उसको क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। यह टॉपिक कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। खेल सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आईआर के अंदर जो खेल सिद्धांत है इसके समर्थक कौन कौन है। सबसे पहले मार्टिन सुबिक। अगर आपको इतना भी याद है तो भी क्या नॉर्मल एग्जाम जिसका लेवल थोड़ा कम होता है उसमें काम बन जाएगा। उसके बाद में कार्ल डाइट्स और नंबर 3 पे आएगा सेलिंग। यानी इनके जो मुख्य समर्थक है वो कौन है, ये 3 है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मार्टिन सुबिक, जो कई बार मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो अभी हम बात करेंगे खेल सिद्धांत है क्या। इसको इस तरीके से समझते हैं कि खेल सिद्धांत में 3 प्रकार के गेम बताए हैं। आप ये समझे खेल है तो आईआर को क्या समझता है, ये एक खेल समझता है। कैसे, ये एक राष्ट्र है, ये एक राष्ट्र है। जैसे कि इसको मान लो इंडिया, इसको मान लो पाकिस्तान। ये दोनों राष्ट्र जिस प्रकार से एक खिलाड़ी प्लानिंग बनाता है और उसका क्रियान्वयन करता है, और जो सामने वाला जो खिलाड़ी प्लान बनाता है या जो कार्रवाई करता है उसके खिलाफ क्या करता है, काउंटर क्या करता है अपने राष्ट्रीय हितों के लिए। यानी कि जिस प्रकार से एक खिलाड़ी गेम को, किसी भी खेल को जीतने के लिए करता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय हित के लिए क्या करते हैं, ये जो खेल सिद्धांत में क्या करते हैं, राष्ट्र क्या करते हैं, सेम कार्रवाई करते हैं। इस सिद्धांत में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हैं। तो ये जो खेल है इसमें किस किस प्रकार की टैक्टिस अपनाई जा सकती है या किस किस प्रकार से खेला जा सकता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो खेल बताया है मार्टिन सुबिक और कार्ल डाइच और जो सेलिंग है वो समर्थक हैं, उन्होंने सबसे पहला जो बताया वो क्या बताया है, जीरो सम गेम। आपको इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि हिंदी में कई बार क्या होता है इसके कंफ्यूजिंग नाम आपको मिलते हैं। तो जीरो सम गेम का मतलब होता है, यानी ये इंडिया है, ये जो पाकिस्तान है, इनका जो खेल है इसमें एक आदमी को क्या होगा, स्पष्ट लाभ होगा, या एक राष्ट्र को क्या होगा, स्पष्ट लाभ और स्पष्ट हानि। यानी एक राष्ट्र को क्या होगा, स्पष्ट रूप से लाभ होगा और दूसरे राष्ट्र को क्या होगा, स्पष्ट रूप से हानि होगा। इसका मतलब ये समझ सकते हैं, ये जो जीरो सम गेम बताया है इनके समर्थकों ने, उसमें ये बताया है कि अगर ये जो गेम होगा, एक देश क्या होगा, पूर्णतः इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दूसरा देश क्या होगा, पूर्णतः विजयी होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। यानी एक को पूर्णतः लाभ और एक को, दूसरे को पूर्णतः हानि होगी। अभी दूसरे को समझते हैं। अगर आपकी समझ इस प्रकार की बन जाएगी तो आपका कोई भी प्रश्न क्या होगा, गलत नहीं होगा। अभी दूसरा जो है गेम है वो है सतत खेल सिद्धांत। ये सतत जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल बोलते हैं, सतत खेल सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, ये जो खेल सिद्धांत है इसके अंदर जैसे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये क्या करते हैं एक दूसरे के सहयोग से, यानी कि कुछ लाभ इसको होगा और कुछ लाभ इसको होगा, यानी कि ये दोनों आपस में संघर्ष ना करके क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल प्रॉफिट होता है, म्यूचुअल प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो। नंबर 3 जो खेल बताया वो क्या बताया है, नॉन जीरो सम गेम। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं जीरो सम गेम, तो इसी के आगे हमने क्या लगाना है, यहां पे नॉन, यानी जिसमें जीरो ना हो। तो
तो पहले हम क्या बता रहे थे, या तो ये खत्म हो जाएगा या ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी क्या होगा, जो दो राष्ट्र इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो संबंध बनाएंगे तो कभी सहयोग और कभी क्या होता है, संघर्ष होता है। कभी क्या होगा, इन दोनों देशों के बीच में कुछ क्षेत्रों में क्या होगा, सहयोग होगा, और दूसरे कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पे क्या होगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के इतने आज के समय पे अगर हम देखें तो इनके दोनों के संबंध क्या है, राजनीतिक तौर पे काफी खराब हैं, लेकिन आज भी कई मुद्दों पे क्या है, आर्थिक सहयोग जारी है। या फिर क्या रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा, इसमें संघर्ष भी रहेगा। यानी संघर्ष और सहयोग दोनों के साथ में लाभ की प्राप्ति कौन से भी की जाती है, नॉन जीरो सम गेम। यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है उसमें क्या है, कभी सहयोग और कभी क्या होता है, संघर्ष होता है, और लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। ये क्या है, तीसरे प्रकार का गेम है। अभी हम बात करेंगे आगे कि इसी में थोड़ा सा जो लास्ट वाला जैसे हमने समझा नॉन जीरो सम गेम, इसी में क्या है, एक नया विचार आया जिसको हम टॉमस, ये जो नया विचार है वो किसने दिया था, टॉमस सेलिंग, जिसका नाम पहले हम देख चुके हैं ना, सेलिंग, वही है। यानी इनको क्या मिला है 2004 के अंदर, इन्हीं गेमों की वजह से और जो आईआर के अंदर जो सिद्धांत है उसी की वजह से क्या मिला हुआ है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, टॉमस सेलिंग। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर कुछ चेंज किया, मिश्रित अभिप्रेरणा का खेल, मिश्रित अभिप्रेरणा का खेल। यानी कि जो टॉमस सेलिंग है, इसमें लास्ट वाले के अंदर सुधार करते हुए क्या बताया, कभी इन्होंने क्या बताया था कि कभी संघर्ष होगा कभी सहयोग होगा, लेकिन ये बताते हैं कि ये दो प्रकार का हो सकता है। यानी ये जो है गेम है नॉन जीरो सम गेम, ये कितने प्रकार का हो सकता है, इसको इस तरीके से समझें। यानी कि हमारी एक समझ बननी है, मेरे जो टॉपिक हैं इनके अंदर आपको क्या होनी चाहिए, एक समझ बननी चाहिए। जैसे टॉमस सेलिंग किस प्रकार के विचार देते हैं, यानी कि जो नॉन जीरो सम गेम है, नॉन जीरो सम गेम, इसी में क्या करते हैं, कुछ रिफॉर्म करते हैं या इसके कुछ पार्ट बताते हैं, जिसमें एक बोलते हैं चिकन गेम थ्योरी। कई बार ऐसे नाम आते हैं और पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी क्या सोचता है, पता नहीं कहाँ से आया। ये सब हमारे सिलेबस में है लेकिन हमारे को क्या समझ नहीं है। जैसे कि हम अभी भी देखेंगे चिकन गेम थ्योरी, और दूसरा इन्होंने क्या दिया है, प्रिजन डिलेमा थ्योरी, यानी कैदी की दुविधा सिद्धांत। यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर राजस्थान या जो हमारी जो पृष्ठभूमि है वो किससे, हिंदी से रिलेटेड है, और हमारे जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं ज़्यादातर हम किस में करते हैं, हिंदी में करते हैं। नहीं तो ये चीज़ें क्या है, इंग्लिश में और भी जल्दी समझ में आती हैं। अगर हम इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, हम जल्दी पकड़ पाते हैं। तो जो चिकन गेम थ्योरी है उसमें क्या बताता है, उसमें यह बताता है कि जैसे दो राष्ट्र क्या होते हैं, जैसे कि यूएसए और क्यूबा को लेते हैं, ये उदाहरण के तौर पे बताते हैं। जैसे ये क्या है, यूएसए है और ये क्या है, क्यूबा है। इन दोनों के बीच में इस प्रकार का संघर्ष की स्थिति बनती है कि एक पूर्णतः समाप्त हो सकता है, लेकिन क्या करते हैं, लास्ट समय पे क्या होता है, इनका दोनों का समझौता हो जाता है। यानी संघर्ष की स्थिति बनने से पहले या बनने के जो 99% चांस होते हैं, उस टाइम पे क्या बनता है, जो समझौता बनता है वो किस में बनता है, चिकन गेम थ्योरी। अगर ये समझौता नहीं बनेगा तो एक राष्ट्र क्या हो सकता है, पूर्णतः क्या हो सकता है, इसमें नष्ट हो सकता है। ये कैदी की दुविधा सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे समझें आप कि वार्ताओं को, जैसे कि एक कैदी होता है, उसको दूसरे कैदी के खिलाफ क्या है, कई बार क्या होता है, गवाही देने के लिए क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। उसको इस टाइप से बहलाया और फुसलाया जाता है कि वो दूसरे को क्या करे, ये बताए कि हाँ मैंने इसको अपराध करते हुए देखा था, ये मेरा साथी है, और दूसरे कैदी को क्या मिलता है, उससे कुछ एक बेनिफिट मिलता है। तो इसमें क्या होती है, वार्ताएं चलती हैं और वार्ताओं के द्वारा क्या है, लाभ प्राप्त किया जाता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो वार्ताएं होंगी इंटरनेशनल रिलेशन में, यानी वार्ताओं से, जैसे कैदी होता है, 2 कैदी या 3 कैदी 10 कैदी एक ही अपराध किया है,
सबने कंबाइंड यानी सामूहिक अपराध किया है, तो वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग हम वार्ता करेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे को मैक्सिमम लाभ मिल सकता है। यही मॉडल किस पे लागू करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पे लागू करना है इस टाइप। अभी हम आगे देखेंगे, इससे थोड़ा आगे खेल सिद्धांत का ही एक रूप है सौदेबाजी का सिद्धांत, यानी खेल सिद्धांत का ही एक मॉडल ये समझ सकते हैं कि खेल के अंदर क्या है, फायदे ही फायदे की स्थिति हो, यानी सौदाबाजी करना, सौदाबाजी का सिद्धांत। सौदेबाजी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, एक तो राजनीतिक शास्त्री नेस करके, जेफ नेस करके नाम है उनका, जेफ नेस। उसके बाद में हम कर सकते हैं टॉमस सेलिंग। टॉमस सेलिंग जो है वो सब में आएगा, यानी कि जो हमने खेल सिद्धांत के जो जितने भी रूप देखे सब में क्या है, टॉमस सेलिंग ये क्या है, ये दो भाई हैं जिन्होंने क्या है एक ही साथ क्या किया है, काम किया है। और रोजर फिशर ये क्या बताते हैं, ये जो सौदेबाजी का सिद्धांत खेल सिद्धांत में दिया है, ये बताते हैं कि ऐसे सौदाबाजी करना जिससे अपने राष्ट्र को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और दूसरे राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सके हो। जैसे कि ईरान के साथ क्या किया था, ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उसमें क्या है, यूएसए ने इस प्रकार से सौदाबाजी की कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुके और उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध या आर्थिक स्थिति भी ना सुधर सके, और लास्ट में यूएसए ने क्या किया, उससे बाहर भी निकल गया। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी सौदाबाजी करना जिसमें पूर्णतः लाभ की स्थिति हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ बिना संघर्ष के या बिना युद्ध के कमाया जा सके या लाभ प्राप्त किया जा सके, ऐसा सिद्धांत क्या है, सौदाबाजी सिद्धांत। किसने दिया है, आपको याद रखना है, जेफ नेस और टॉमस सेलिंग, यही क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे देखेंगे मार्क्सवादी उपागम। अभी हमारा ये जो टॉपिक है वो लास्ट की तरफ बढ़ रहा है, और मैं सबसे लास्ट में किसको ले रहा हूं, मार्क्सवादी उपागम को ले रहा हूं। ये क्या है, काफी भावनाओं वाला खेल है, मार्क्सवादी उपागम, यानी जो मार्क्स को जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो क्या होंगे, मार्क्सवादी होंगे। ये लोग क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं आईआर के अंदर क्या कर रहे हैं, दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जैसे आईआर के अंदर क्या है, ये दो मैंने क्या बना दिया, पूरा वर्ड बना दिया, लैंड बना दिया। इसमें क्या होता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, एक होता है ईस्ट और एक होता है वेस्ट। तो सॉरी वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट, इस टाइप के बताते हैं कि ये जो नॉर्थ है ये क्या है, विकसित है, और साउथ क्या है, ये अलग विकसित या विकासशील देश हैं। इसी टाइप से यहाँ पे ये जो वेस्टर्न कंट्री है वो क्या है, विकसित है, और जो ईस्टर्न कंट्री वो क्या है, विकासशील है। तो ये जो नॉर्थ वाले देश हैं वो साउथ वाले का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, और शोषण करने के नए नए तरीके क्या करते हैं, ये अपनाते हैं। ये कौन बोलते हैं, मार्क्सवादी बोलते हैं, जो आज के परिदृश्य को देखते हुए बिल्कुल क्या है, प्रासंगिक है। यानी कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है आज अगर हम विश्व लेवल पे देखें तो बिल्कुल क्या है, रिलेवेंस है, यानी प्रासंगिक है आज के समय पे। बिल्कुल उसको क्या किया जा सकता है, अनुभव के तौर पे क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अभी हम समझेंगे कि मार्क्सवादी उपागम वाले किस तरीके से शोषण को समझाते हैं, यानी कि जो गरीब देश हैं उनका अमीर देश किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, उस पैटर्न को कौन समझाएंगे, मार्क्सवादी समझाएंगे। मार्क्सवादियों के अंदर, आईआर के अंदर, वैसे मार्क्सवाद बहुत लंबा है, उसके आर्थिक पहलू अलग है, राजनीतिक पहलू अलग है, यानी राजनीति विज्ञान में अलग है, राष्ट्रीय राजनीतिक में अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित देख रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विकसित देश गरीबों का किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ किस पे देखेंगे, मार्क्सवाद का एक इतना सा पार्ट देखेंगे। यानी कि ये समझो कि मार्क्सवाद ये है, तो मार्क्सवाद के अंदर आईआर कितना होगा, सिर्फ इतना सा होगा, यानी आईआर के ऊपर इतना भी नहीं होगा, एक पॉइंट समझे आप, इतना होगा। ठीक है, अभी हमारा जैसे जैसे ये क्लास का जो टॉपिक पे हम चर्चा करते जाएंगे तो एक दिन हम मार्क्सवाद को भी इस तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम बात करते हैं मार्क्सवादी उपागम के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो अपने विचार देते हैं। एक है एजी फ्रैंक। इनका जो पूरा नाम है वो ये है
कि आंद्रे गुंडर फ्रैंक, आंद्रे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आंद्रे गुंडर फ्रैंक, कई बार आपको मिलेगा आंद्रे जी फ्रैंक, कई बार आपको मिलेगा ए गुंडर फ्रैंक। तो आपने क्या करना है, ये एक ही राजनीतिक शास्त्री हैं जिनके नाम क्या होते हैं हमारे को एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए क्या अलग अलग दिए जाते हैं। कभी ए जी फ्रैंक मिलेगा, कभी आंद्रे जी फ्रैंक मिलेगा, कभी हमारे को क्या मिलेगा यानी ए गुंडर फ्रैंक मिलेगा। तो हमने क्या समझना, उसको एक ही समझना है और क्या करना है, सही एग्जाम के अंदर सफलता हासिल करनी है। तो जो ए जी फ्रैंक है, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ ए जी फ्रैंक, ज़्यादातर तो यही आएगा ए जी फ्रैंक। ये क्या बोलते हैं, इस प्रकार से समझाते हैं कि निर्भरता सिद्धांत देते हैं, निर्भरता सिद्धांत। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्भरता, आईआर के अंदर निर्भरता सिद्धांत किसने दिया है, ए जी फ्रैंक ने दिया है। ए जी फ्रैंक ने किस प्रकार बताया कि एक केंद्र है और उसके चारों तरफ क्या है, परिधि है। जो केंद्र में कौन बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, अभी मैं सिंपल समझाने के लिए बैठा, मान लो कि यूएसए, यूएसए का मतलब विकसित देश, विकसित देश। और ये जो परिधि है जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसके ऊपर कौन बैठे हुए हैं, अलग विकसित देश, अलग विकसित देश और विकासशील देश, विकासशील देश। ये जो बैठे हुए हैं, ये जो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, कच्चे माल को क्या करते हैं, इधर की तरफ सस्ते रेट में लाते हैं और यहाँ से केंद्र जो वस्तुओं का निर्माण करता है या जो वस्तुएं तैयार करता है उसको क्या करता है, महंगे रेट पे क्या करता है, परिधि की तरफ या जो विकासशील देश, जैसे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है या पाकिस्तान लगा हुआ है, ये परिधि में लगे हुए सब। तो जो सेंटर के अंदर जो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, इनका लगातार क्या करते हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यानी कि अपने आर्थिक फायदे के लिए हर प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन में कौन फायदा उठा रहे हैं, ये फायदा उठा रहे हैं। और सिर्फ क्या करते हैं ये लोग, यानी कि लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि की बात करके क्या करते हैं, लोगों को वहम में या संदेह में रखने की कोशिश करते हैं। ये इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, निर्भरता का सिद्धांत बोलते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे सेम मार्क्सवादी उपागम के ही एक और विचारक जिनका नाम है समीर अमीन, समीर अमीन। मार्क्सवादी चल रहे हैं अभी, मार्क्सवादी उपागम में ही समीर अमीन, समीर अमीन। समीर अमीन क्या बोलते हैं, ये इस प्रकार से बताते हैं कि ये जो राष्ट्र है, जो विकसित राष्ट्र और अलग विकसित या विकासशील जो राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं, इनके बीच में जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज या हिंदी में बोलेंगे विनिमय, विनिमय, वो क्या है, असमान है। और वो किसकी तरफ झुका हुआ है, विकसित की तरफ झुका हुआ है। यानी विकसित देशों को फायदा होता है और जो विकासशील देश होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में क्या होता है, हमेशा नुकसान की स्थिति में रहना पड़ता है। ये विचार कौन देते हैं, समीर अमीन देते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि असमान विनिमय का सिद्धांत कौन देते हैं, तो आपको सीधा टिक होना चाहिए समीर अमीन, जो कि आधुनिक काल के क्या है, एक मार्क्सवादी विचारक हैं जो अपने आईआर के अंदर क्या करते हैं, अपने विचार देते हैं। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट वालस्टीन, वालस्टीन और बॉलस्टीन। एक मिनट, इस नाम को मैं चेक करता हूँ, बालस्टीन, इसको वालस्टीन नहीं है, बालस्टीन लिखो इसको, बालस्टीन, इस टाइप से ये नाम है। ये कह देते हैं एक विश्व व्यवस्था का सिद्धांत देते हैं, विश्व व्यवस्था का क्या करते हैं, सिद्धांत देते हैं। ये इंग्लिश में आपको बोला जाएगा वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत देते हैं वो इस प्रकार से देते हैं, सेम एजी गुंडर फ्रेंड ने दिया उसी प्रकार से, लेकिन क्या करते हैं, एक अर्ध परिधि और ऐड कर देते हैं। ये हो गया केंद्र, ये हो गया अर्ध परिधि और ये हो गया क्या है, परिधि। यानी आप ऐसे समझिए, ये क्या हो गया केंद्र, केंद्र में कौन बैठेगा, विकसित। यहां पे जो दूसरे वाली जो परिधि है जिसको अर्ध परिधि बोला है मैंने, अर्ध परिधि, इसमें कौन बैठेगा, विकासशील। विकासशील यानी इंग्लिश में बोलेंगे इनको डेवलपिंग
डेवलपिंग, और ये क्या होगी, डेवलप्ड, डेवलप्ड। ठीक है। और अभी जो लास्ट वाली जो ये प्रीति है, जो मैंने क्या किया, नई ऐड किया, जिसको इसने प्रीति बताया, उसमें कौन बैठे हुए हैं, अलग विकसित देश, अलग विकसित देश, यानी थर्ड दुनिया के जो देश हैं, तीसरी दुनिया जिसको बोलते हैं, अफ्रीका कंटिनेंट के जो देश हैं, वो कहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। इसको समझते हैं। ये क्या बोलते हैं कि केंद्र है वो क्या करता है, इनका शोषण करता है, अर्ध पृथ्वी का शोषण करता है। और अर्ध पृथ्वी किसका शोषण करती है, इसका शोषण करती है, यानी पृथ्वी का शोषण करती है। यानी शोषण किस टाइप से, आईआर के अंदर जो शोषण है वो किस तरीके से चलता है। सबसे पहले केंद्र किसका शोषण करता है, केंद्र शोषण करता है अर्ध पृथ्वी का, यानी इसका अर्ध पृथ्वी का करता है। और अर्ध पृथ्वी किसका, ये वाले किसका शोषण करते हैं, इसका शोषण करते हैं। मैं आपको देशों से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि यूएसए बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लो कि चाइना बैठा हुआ है, इंडिया बैठा हुआ है, बीच वाली जो अर्ध पृथ्वी उस पर इंडिया और चाइना बैठे हुए हैं, और जो बाहर वाली जो पृथ्वी है इस पर कौन बैठे हुए हैं, मान लो कि बांग्लादेश या फिर नेपाल जैसे, या छोटे राष्ट्र जैसे अफ्रीकन कंट्री बैठे हुए हैं। इस तरीके से समझ सकते हो। तो जो मार्क्सवादी जो उपागम है आईआर के अंदर, वो क्या बताते हैं, ये बताते हैं विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों को या अलग विकसित देशों को क्या कर रहे हैं, रेगुलर शोषण कर रहे हैं। लेकिन उनको ये संदेह पैदा कर रहे हैं कि वैश्वीकरण, खुला बाजार, इस टाइप की बातों में फंसाकर क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो अभी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 पार्टों में पूरा किया, आईआर अध्ययन के उपागम। इसमें हमने सबसे पहले आदर्शवाद को देखा था, यथार्थवाद को देखा, नव यथार्थवाद को देखा, उसके बाद प्रकार्यवाद को देखा, नव प्रकार्यवाद अर्नेस्ट हास वाला देखा, उसके बाद में हमने परंपरावाद देखा, उसके बाद में हमने परंपरावाद के बाद व्यवहारवाद देखा, व्यवहारवाद के अंदर हमने व्यवस्था सिद्धांत देखा जो मार्टिन कैपलान का था, उसके बाद हमने खेल सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, और लास्ट में आते आते हम कहाँ पहुँचे, मार्क्सवादी उपागम, जो आज के समय पे क्या है, जो विकसित देश जैसे चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो क्या हो यूरोपियन कंट्री हो, वो क्या करते हैं, किसी भी तरीके से क्या करते हैं, जो अलग विकसित देश है उनका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो शायद दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर, तो आप उसको क्या कर पाओगे, मेरे टॉपिक देखने के बाद सही कर पाओगे, मैं आशा करता हूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।